अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट विद ऑल द एक्टिविटीज, मतलब फुल फ्लेज सम। एक फुल फ्लेज सम जिसके अंदर ऑपरेटिंग भी आएगा, जिसके अंदर फाइनेंसिंग भी आएगा, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग भी आएगा, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कितना हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा या घटा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम सम देखेंगे। सम के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली कि उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट नंबर दिया है 1। तो हम एक बार नोट नंबर में देख लेते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है। दैट इज गिवन सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ नहीं है, मतलब जनरल रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, कुछ इस तरीके का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली हम जब कैश लिखेंगे हम, दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें हम इस पार्ट को ले सकते हैं। तो इजी रहेगा, उसको टिक करके हम रख सकते हैं कि पहला पार्ट हमारा चला जाएगा, कैश हमें निकालना है जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम देख रहे हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ट्रेड पेएबल्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, मतलब उसका अकाउंट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ट्रेड पेएबल दिया है, तो इजी है हमारे लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ट्रेड पेएबल चला जाता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। देन नीचे देखेंगे एसेट्स। एसेट में फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट का अगेन कोई डेप्रिसिएशन अगेन कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्टली उसका इंक्रीज डिक्रीज परचेज या सेल में जाएगा। इन्वेंट्रीज दिए हैं, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में जो हम लेते हैं, दैट विल बी गोइंग आफ्टर द ऑल एक्टिविटी। वो हमारी सारी एक्टिविटीज जब हम कर बैठेंगे तब उसे हम लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, ओपनिंग और क्लोजिंग को। 3 एडजस्टमेंट दी हैं, 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हैं। एक, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिविडेंड, इंटरेस्ट ये तो हम ले लेंगे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्टिविटी में, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट में। एंड देन इनकम टैक्स पेड, ये हमें ध्यान रखना है कि टैक्स पेड भी यही है, टैक्स मेड भी यही है, क्योंकि कुछ और नहीं दिया है, तो हम इसे टैक्स मेड में भी यही लेंगे और टैक्स पेड में भी यही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सम। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट के अंदर अपना वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए बैलेंस शीट में हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, पहले वो ले लेंगे हम। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया है, पहले लेंगे क्लोजिंग, दैट इज 1,85,000। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग। तो हम माइनस करेंगे ओपनिंग वाला बैलेंस कितना है, दैट इज 50,000। तो इतना तो हमें याद है अच्छे से कि उसमें देख लो आप लिखा हुआ है क्लियरली। तो 1,35,000 हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, अगर हमने कुछ डिविडेंड पे किया है या टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया है, एज इन द क्वेश्चन क्लियरली गिवन कि डिविडेंड पे किया गया है 30,000, तो उससे आप यहां ऐड कर दो डिविडेंड पेड, दैट इज 30,000, और साथ में टैक्स पेड दिखाया गया था, है ना, टैक्स पेड, टैक्स मेड नहीं था, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पेड ही दिया हुआ है, तो पेड ही मेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 35,000 क्लियरली गिवन। अब आप इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, नाउ इसका टोटल कर लेंगे, दिख रहा है साहब 1,90,000 प्लस 10 2 लाख, ये 2 लाख अमाउंट हमारा आ रहा है। अब यही 2 लाख हम क्या करेंगे, यहां शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, तो हम यहां पे अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इज 2 लाख। ठीक है,
अब इसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, तो यहाँ पे हमें क्या क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इंटरेस्ट। क्या हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है? येस, इट इज़ क्लियरली गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे किया गया है 4000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स और डिविडेंड है, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अदर देन दैट देखो कोई क्या गुडविल है जिसे हमने अमोर्टाइज किया हो, क्या कुछ डेप्रिसिएशन है? नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका क्लियर मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर हम सिर्फ लेने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए लिखते हैं उसे सम के अंदर। अब हम लिख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग अभी देखा हमने सम में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, दैट इज 4000। तो हम यहाँ पे उसे ऐड कर देंगे क्योंकि हमने दिया है। कोई भी चीज़ एक्सपेंस जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है उसे वापस लेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है उसे माइनस करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी है। सो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया है हमें? 4000। यहाँ पे हमने 4000 ले लिया। तो हमारा इतना पार्ट क्या आ गया इसके बाद? याद है सेकेंड स्टेप के बाद क्या आंसर आता है हमारा? सेकेंड स्टेप के बाद हमारा आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंज इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। चलो देखते हैं करंट लायबिलिटी या करंट एसेट में क्या है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। रीड द क्वेश्चन अगेन। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन जिसके अंदर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स देखेंगे। करंट लायबिलिटी में फर्स्ट थिंग इज गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जबकि यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट में कुछ चेंजेस आए ही नहीं हैं। 50,000 तो उसे फाइनेंसिंग में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल देख रहा है कि लास्ट ईयर का 85,000 का अमाउंट है, इस ईयर का 1,05,000 का अमाउंट है, मतलब ट्रेड पेएबल बढ़े हैं। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम वर्किंग कैपिटल चेंज में ऐड करते हैं क्योंकि कैश आता है। चलिए आ जाइए अब करंट एसेट्स में, क्योंकि लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। करंट एसेट्स देखें, स्टॉक है हमारा 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होना मतलब हमारा कैश जाना, तो हम इसे लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल कम हुए हैं मतलब पैसा आया है, 1,20,000 से 90 हुए हैं मतलब 30,000 आया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है क्योंकि दैट इज द लास्ट वन। इसके अलावा हमारा वर्किंग कैपिटल में कुछ नहीं आता है, हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखना है। विद दैट वी कैन सी द फिक्स एसेट ऑल्सो, क्योंकि फिक्स एसेट के अंदर कुछ भी और नहीं दिया है, मतलब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो फिक्स एसेट अगर देखें तो 2,80,000 की सिर्फ परचेज हुई है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट का परचेज लिखेंगे। तो लेट्स सी इसके बाद हम क्या क्या लिखते हैं। जस्ट सी द क्वेश्चन अगेन। अब हम क्या करें, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस दिखाएंगे। ऐड क्या करना है यहाँ पे, एज यू हैव सीन क्लियरली ट्रेड पेएबल हमारे बड़े थे, तो ट्रेड पेएबल हमारे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। अमाउंट इज 20,000, यू हैव सीन दैट बैलेंस शीट में। देन ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए थे, एसेट कम होती है तो भी हमारे पास पैसा आता है, तो 30,000 आया। अब हम बात करते हैं लेस की। क्या चीज़ हम डिडक्ट करने वाले हैं? ऑब्वियसली इन्वेंट्रीज। देखा था आपने, इन्वेंट्रीज बढ़ी थी हमारी, एसेट बढ़ती है तो लेस होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेंट्रीज, तो दैट इज 10,000 माइनस। ठीक है, यहाँ आ गया अब हमारा। इतने तक हम कहाँ तक पहुँचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स का पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा अमाउंट कितना आया देख लेते हैं। 2,04,000 प्लस 50 2,54,000 माइनस 10 2,44,000। बस अब क्या करना है, टैक्स पेमेंट करना है लेस
टैक्स पेड, हमें टैक्स का पेमेंट करना है। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेड मेड अलग नहीं था, सेम था, इसीलिए जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 वहाँ पे ऐड किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ दी ही नहीं है, इसीलिए व्हाट वी विल डू, यही हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा यहीं पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, लास्ट आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, ये तो पेड माइनस है, सीधा सीधा आंसर बाहर निकाल दो। अब तक हम क्या कर रहे थे, सारे कैलकुलेशन इनर कॉलम में कर रहे थे। अब हम सारे जो भी हमारा लास्ट आंसर होता है उसे मेन आंसर को हम बाहर निकालेंगे। 2,09,000 ये आउटर कॉलम में हमने डाल दिया। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ चुका है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में हमने देखा सम के अंदर क्लियरली गिवन था, सिर्फ एक ही आइटम हमारी इन्वेस्टिंग में दी हुई है, एक ही आइटम दी है। कौन सी थी वो, यहाँ पे हम पर्टिकुलर लिखते हैं, रुपीस। इफ यू रिमेंबर, सिर्फ एक ही आइटम दी थी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट का परचेज 2,80,000 का। सो यहाँ हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके अंडर जाएगा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज ₹2,80,000, वो भी माइनस में। तो हमारा आंसर आ गया इन्वेस्टिंग का। चलिए इन्वेस्टिंग लिख देते हैं यहाँ पे, कैश यूज्ड आएगा वर्ड, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस का, इसमें कुछ और प्लस हुआ ही नहीं, तो यूज्ड वर्ड आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आंसर हियर इज, बाहर निकाल दो क्योंकि और कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, तो सिंपल 2,80,000 को बाहर निकाल दिया। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनेंसिंग में क्या क्या है, देन विल राइट फाइनेंसिंग हियर, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट तो हो चुका है। सो विल राइट फाइनेंसिंग एंड विल कंप्लीट द सम हियर। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं। फाइनेंसिंग के लिए देखो, शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है 1,50,000 से, देन यू कैन सी डिविडेंड पे किया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, यही दो चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं, ना ही डिबेंचर्स हैं ना ही लोन है, कुछ नहीं है। इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो ओपनिंग बैलेंस है 85,000 नेट इंक्रीज या डिक्रीज में डाल देंगे तो हमारा क्लोजिंग 1,30,000 आ जाएगा। अगर क्लोजिंग आ गया तो येस वी आर डन विद द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अब हम कर रहे हैं क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक शेयर से पैसा आ रहा है, वही लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर से कितना पैसा आ रहा था हमारे पास, दैट इज 1,50,000, तो हम इसको इनर कॉलम में डालेंगे 1,50,000। ओके, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितना था हमारा 30,000, इसको हम माइनस में लिखेंगे, ये पैसा आया है ये पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो इंटरेस्ट पेड कितना 4,000, बस और कुछ तो था नहीं इस एक्टिविटी में, तो अब इस एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। अब देखो दिख रहा है प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो फ्लो लिखते हैं हम यहाँ पे। सो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो दैट इज 1,50,000 माइनस 34, 1,16,000, 1,16,000 आया। अब 1,16,000, अब ये सारी जो एक्टिविटीज हमने डाली थी, दिस वन 2,09,000, 2,80,000,
1,16,000। इन तीनों को हम प्लस करके हम निकालेंगे नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। अब ये देखना है आपको इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है। इंक्रीज डिक्रीज कैसे समझ में आएगा? प्लस का देखो, यू कैन सी प्लस का समझ आ रहा है। 3 लाख तो यही हो रहा है, 2 + 1 3, 16 + 9 25, तो 3,25,000 तो प्लस का आ रहा है। एज वी कैन सी अबव दिस इज 2,80,000, मतलब हमारा प्लस का ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कितना चेंज आ रहा है हमारा? इन तीनों एक्टिविटीज को प्लस कर दो तो आपको देखो दिख रहा है ये 3,25,000 है। 3,25,000 - 2,80,000 45,000। इसको आप यहाँ पे कर चुके हो बंद, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज आपकी टोटल आ रही हैं। अब हम आउटर कॉलम में लिखेंगे सब, इनर में कुछ नहीं। इनर में तो हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, आउटर कॉलम में अब मेन पार्ट आ रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस को ऐड करेंगे। सी ओपनिंग बैलेंस ऑफ, या आप लिख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस ऑन 31st, जो भी डेट दिया हो वो डेट लिख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कितना अमाउंट आ रहा है हमारा? अगेन अगर आप देखोगे, आपने वो देखी थी ना वो अपनी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में अमाउंट कितना था ओपनिंग? दैट वाज 85,000। सो 85। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है। जो आपका इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, देखना आपको कितना चेंज आ रहा है। इंक्रीज को इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। सी क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आना चाहिए, आपको नहीं निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आ रहा है? 1,30,000। अब चेक करो बैलेंस शीट में, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 1,30,000 है? अगर है तो क्वेश्चन परफेक्ट है, हमारा आंसर आ चुका। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए एक चीज़ अच्छी है कि आपको आंसर अपने पेपर देते वक्त ही पता चल जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मैच हो गया। बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस से आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच हो गया, मतलब यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। चलो 1-2 सम और करेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।